मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। और इसी के तहत ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस और ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स बनाने की बात करता है। हाँ, और ये कानून लागू हुआ 28 सितंबर 1993 से पूरे भारत पर। हाँ, हालांकि उस वक्त के हिसाब से मूल कानून में जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ अलग प्रावधान थे जो उस समय की संवैधानिक स्थिति के कारण थे। अब वो स्थिति बदल गई है, लेकिन कानून का दायरा पूरे देश का है। इसमें एक बहुत दिलचस्प बात ये कि ये कानून मानवाधिकार या ह्यूमन राइट्स को परिभाषित कैसे करता है। हाँ, ये जानना जरूरी है। तो कानून की धारा है 2 सेक्शन 2D, वो इसे साफ करती है। इसके मुताबिक मानवाधिकार का मतलब है किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा मतलब डिग्निटी, इनसे जुड़े अधिकार। जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा। ठीक है। हाँ, और ये वो अधिकार हैं जो या तो हमारे संविधान ने दिए हैं या फिर उन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, इंटरनेशनल कवेनेंट्स में शामिल हैं जिन पर भारत ने दस्तखत किए हैं। और सबसे जरूरी बात ये, भारत की अदालतों द्वारा लागू करवाए जा सकते हैं, मतलब एनफोर्सेबल हैं। अच्छा, यानी सिर्फ लिखे हुए नहीं है, लागू भी हो सकते हैं। बिल्कुल। इसमें खासतौर पर 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का जिक्र भी है। एक है नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर ICCPR, और दूसरा है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर ICESCR। ओह, ये दोनों ही 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाए थे। तो ये दिखाता है कि कानून सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माने गए अधिकारों को भी अहमियत देता है। चलिए अब थोड़ा फोकस करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC पर। ये संस्था तो बहुत सुनते हैं हम। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण संस्था है ये। हाँ। ये बनती कैसे है, कौन लोग होते हैं इसमें? तो इसका गठन केंद्र सरकार करती है, जैसा कि धारा 3 में लिखा है। और इसकी बनावट मतलब इसका स्ट्रक्चर काफी सोच समझ कर तय किया गया है ताकि ये प्रभावी ढंग से काम कर सके। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन, और उनके लिए शर्त यह है कि वो भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हों। ओ, यानी देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर रहे व्यक्ति ही अध्यक्ष बन सकते हैं। ये तो मतलब आयोग की अहमियत दिखाता है। बिल्कुल, ये पद की गंभीरता को दर्शाता है। और सदस्य कौन होते हैं? सदस्यों में भी देखिए, न्यायिक अनुभव को काफी वजन दिया गया है। एक सदस्य वो होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या रह चुके हैं। अच्छा। एक सदस्य वो होते हैं जो किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं या रह चुके हैं। इनके अलावा 2 सदस्य ऐसे चुने जाते हैं जिन्हें मानव अधिकारों के मामलों का क्या कहते हैं, गहरा ज्ञान हो या प्रैक्टिकल अनुभव हो। अच्छा, प्रैक्टिकल अनुभव वाले भी। हाँ, ताकि सिर्फ कानूनी नहीं जमीनी समझ भी हो। ये विविधता जरूरी है। और इतना ही नहीं, कुछ और महत्वपूर्ण आयोगों के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होते हैं। कौन से आयोग? जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग। इन आयोगों के जो अध्यक्ष होते हैं वो कुछ खास कामों के लिए NHRC के सदस्य माने जाते हैं। इन्हें पदेन सदस्य या एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कहते हैं। अच्छा, एक्स ऑफिशियो। हाँ, और एक महासचिव भी होते हैं, सेक्रेटरी जनरल, जो एक तरह से आयोग के CEO की तरह काम करते हैं। तो ये संरचना तो काफी बड़ी और व्यापक लगती है। लेकिन इन सब लोगों को नियुक्त कौन करता है? क्या ये सीधे सरकार चुन लेती है? नहीं, यहीं पर एक बहुत जरूरी संतुलन बनाया गया है। नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अच्छा। लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं करते। वो एक उच्च स्तरीय चयन समिति, एक हाई पावर्ड सिलेक्शन कमिटी की सिफारिश पर करते हैं। ये धारा 4 में बताया गया है और ये आयोग की स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी है। इस समिति में कौन-कौन होता है? इस समिति के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ओके। सदस्यों में होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता भी? हाँ, और राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता और राज्यसभा के उपसभापति। अच्छा, तो मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का प्रतिनिधित्व है इसमें? बिल्कुल, ताकि नियुक्ति में निष्पक्षता रहे। और एक और जरूरी बात, अगर किसी मौजूदा जज को सदस्य या अध्यक्ष बनाना है तो भारत के चीफ जस्टिस से सलाह लेना अनिवार्य है। वाकई, ये प्रक्रिया तो काफी संतुलित लगती है। पारदर्शिता बनाए रखने की कोशिश है। हाँ। अच्छा, इनका कार्यकाल कितना होता है? कितने समय के लिए नियुक्त होते हैं ये? अध्यक्ष और सदस्य दोनों का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से 5 साल का होता है या फिर 70 साल की उम्र तक, इनमें से जो भी पहले हो जाए। ये धारा 6 में है। 5 साल या 70 साल की उम्र? हाँ,
सदस्यों को एक और कार्यकाल के लिए मतलब अगले 5 साल के लिए फिर से नियुक्त किया जा सकता है। अच्छा, दोबारा भी हो सकता है। हाँ, लेकिन कोई भी सदस्य 70 साल की उम्र के बाद पद पर नहीं रह सकता। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि पद छोड़ने के बाद अध्यक्ष या सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई और नौकरी या पद नहीं ले सकते। अरे वाह, ये क्यों? ये उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को और पुख्ता करने के लिए है, ताकि उन पर भविष्य में किसी पद के लालच का या किसी तरह के एहसान का दबाव न रहे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये तो हुई नियुक्ति और कार्यकाल की बात। अगर किसी को पद से हटाना हो, क्या ये आसान है? बिल्कुल नहीं। पद से हटाने की प्रक्रिया भी काफी सख्त है, जो धारा 5 में दी गई है। अच्छा। अध्यक्ष या सदस्य को सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकते हैं, वो भी केवल साबित कदाचार मतलब प्रूव्ड मिसबिहेवियर या अक्षमता इनकैपेसिटी के आधार पर। लेकिन ये साबित कैसे होगा? ऐसे ही नहीं, राष्ट्रपति को ऐसा करने से पहले मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट जांच करता है और अगर जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ, इनको हटा देना चाहिए, तभी राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही? हाँ, इसके अलावा कुछ और स्थितियां भी हैं, जैसे अगर कोई दिवालिया हो जाए या अपने कार्यकाल में कहीं और नौकरी करने लगे या मानसिक या शारीरिक रूप से काम करने लायक न रहें, या किसी ऐसे अपराध में सजा पा जाए जिसे राष्ट्रपति नैतिक रूप से गलत मानते हों। पर मूल बात यह है कि उन्हें हटाना आसान नहीं है, जो उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। एनएचआरसी असल में करता क्या है? इसके काम क्या है? धारा 12 में शायद इसकी लिस्ट है। हाँ, धारा 12 में आयोग के कामों का दायरा बहुत बड़ा है। ये काम मानवाधिकारों की सुरक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के अलग अलग पहलुओं को कवर करते हैं। अच्छा, क्या है कुछ मुख्य काम? पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है मानवाधिकारों के हनन मतलब वायलेशन की शिकायतों की जांच करना। किसी भी तरह का हनन? हाँ, चाहे वो हनन सीधे तौर पर हुआ हो या किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही नेग्लिजेंस की वजह से हुआ हो, आयोग खुद से भी किसी मामले का संज्ञान ले सकता है। अच्छा, खुद से भी? सुओ मोटो जिसे कहते हैं। हाँ, सुओ मोटो। या फिर पीड़ित या उसकी तरफ से कोई और अर्जी दे तो उस पर जांच कर सकता है। ठीक है। और दूसरा, अगर किसी अदालत में मानवाधिकार हनन से जुड़ा कोई केस चल रहा है तो आयोग उस अदालत की इजाजत लेकर उस कार्यवाही में दखल दे सकता है, अपनी बात रख सकता है। मतलब कोर्ट केस में भी इंटरवीन कर सकता है? हाँ, कोर्ट की अनुमति से। तीसरा, आयोग सरकारी जेलों या ऐसी दूसरी जगहों का दौरा कर सकता है जहां लोगों को हिरासत में या इलाज, सुधार या सुरक्षा के लिए रखा जाता है। जैसे सुधार गृह या मानसिक अस्पताल वगैरह। वहां के हालात कैसे हैं, लोगों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, इसका अध्ययन करके सरकार को सुधार के लिए सुझाव दे सकता है। यानी जेलों और ऐसी संस्थाओं पर भी आयोग की नजर रहती है ताकि वहां भी मानवाधिकारों का ध्यान रखा जाए। ये तो बहुत जरूरी काम है। बिल्कुल। चौथा, संविधान या दूसरे कानूनों में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए जो उपाय दिए गए हैं उनकी समीक्षा करना और उन्हें और बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सिफारिशें देना। मतलब कानूनों की समीक्षा भी? हाँ। पांचवा, उन कारणों की समीक्षा करना जिनकी वजह से लोग अपने मान अधिकारों का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसमें आतंकवाद जैसी गतिविधियां भी शामिल हैं और उनसे निपटने के उपाय सुझाना। अच्छा, आतंकवाद जैसे मुद्दे भी? हाँ। छठा, मानवाधिकारों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और दस्तावेजों का अध्ययन करना और भारत में उन्हें बेहतर तरीके से लागू करने के तरीके सुझाना। इसके अलावा मानवाधिकारों पर रिसर्च को बढ़ावा देना। रिसर्च भी? हाँ, समाज में मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना, जैसे पढ़ाई लिखाई के जरिए, मीडिया, सेमिनार वगैरह के जरिए। और इस क्षेत्र में काम कर रहे जो गैर सरकारी संगठन हैं, एनजीओज, उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करना भी आयोग के कामों में शामिल है। ये तो वाकई बहुत ज्यादा व्यापक जिम्मेदारियां हैं। हाँ, काम का दायरा बहुत बड़ा है। तो इतने सारे काम करने के लिए आयोग के पास क्या ताकतें हैं? क्या उसे सुझाव ही दे सकता है या कुछ एक्शन भी ले सकता है? नहीं, सिर्फ सुझाव नहीं, जांच के दौरान आयोग के पास अच्छी खासी शक्तियां होती हैं। कैसी शक्तियां? धारा 13 के मुताबिक जांच करते समय आयोग को वही शक्तियां मिलती हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट यानी दीवानी अदालत को होती हैं। सिविल कोर्ट की शक्तियां? जैसे
आयोग किसी को भी गवाही के लिए बुला सकता है, समन भेज सकता है, अच्छा। उसे हाजिर होने पे मजबूर कर सकता है, शपथ दिलाकर उसकी जांच कर सकता है, जैसे कोर्ट में होती है। किसी को भी, सरकारी अफसर को भी? हाँ, किसी को भी। वो किसी भी जरूरी दस्तावेज को ढूंढकर पेश करने का आदेश दे सकता है, हलफनामे मतलब एफिडेविट्स पर सबूत ले सकता है, किसी भी सरकारी दफ्तर या अदालत से कोई सरकारी रिकॉर्ड मांग सकता है, गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन भी जारी कर सकता है, जैसे दूर बैठे गवाह का बयान लेना हो तो जांच के दौरान आयोग लगभग एक अदालत की तरह ही काम कर सकता है। ये तो काफी ताकतवर बनाता है इसे। हाँ, जांच के मामले में काफी हद तक आयोग जांच से जुड़े किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति से जानकारी मांग सकता है, कुछ कानूनी विशेषाधिकारों को छोड़कर। और वो व्यक्ति कानूनन वो जानकारी देने के लिए बाध्य है। अगर वो नहीं देता या गलत जानकारी देता है तो उस पर आईपीसी के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। अच्छा, और जरूरत पड़ने पर आयोग या उसका कोई अधिकृत अफसर किसी भी इमारत या जगह में घुसकर तलाशी ले सकता है और जांच से जुड़े दस्तावेज जब्त कर सकता है या उनकी नकल ले सकता है। तलाशी और जब्ती भी? हाँ, लेकिन बेशक ये सब तय कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही होता है। तो हाँ, जांच के मामले में आयोग के पास काफी शक्तियां हैं। क्या आयोग ये सारी जांच खुद ही करता है, मतलब अपने स्टाफ से, या किसी और की मदद भी ले सकता है? जांच करना तो बड़ा काम है। बिल्कुल, वो मदद ले सकता है। धारा 14 के अनुसार आयोग जांच के लिए केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी अफसर या जांच एजेंसी की सेवाएं ले सकता है, जैसे पुलिस या सीबीआई? हाँ, या कोई और एजेंसी, लेकिन इसके लिए उस सरकार की सहमति जरूरी होती है। अच्छा, सरकार की सहमति से? हाँ, और जब कोई एजेंसी या अफसर आयोग के लिए जांच करते हैं तो वो आयोग के निर्देश और कंट्रोल में काम करते हैं, और जांच के लिए उनके पास भी वही शक्तियां होती हैं जो आयोग के पास होती हैं, जैसे गवाह बुलाना, दस्तावेज मांगना वगैरह। जांच पूरी होने पर वो अपनी रिपोर्ट आयोग को देते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि जब आयोग के पास कोई शिकायत आती है या वो खुद किसी मामले को उठाता है तो प्रक्रिया क्या होती है, जांच कैसे आगे बढ़ती है? हाँ, ये धारा 17 में बताया गया है। जब आयोग किसी शिकायत की जांच शुरू करता है तो वो आमतौर पर सबसे पहले संबंधित सरकार या अथॉरिटी से एक तय समय के अंदर रिपोर्ट मांगता है। अच्छा, पहले रिपोर्ट मांगते हैं। हाँ, अगर रिपोर्ट समय पर नहीं मिलती तो आयोग खुद जांच शुरू कर सकता है। अगर रिपोर्ट मिल जाती है और आयोग को लगता है कि अब और जांच की जरूरत नहीं है या सरकार ने जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है, तो वो मामले को बंद कर सकता है और शिकायत करने वाले को बता देता है। लेकिन अगर आयोग संतुष्ट नहीं है रिपोर्ट से, तो वो आगे जांच करेगा। और हाँ, अगर आयोग को जरूरी लगे तो वो रिपोर्ट का इंतजार किए बिना भी सीधे जांच शुरू कर सकता है। और मान लीजिए जांच में पता चलता है कि हाँ, मानवाधिकारों का हनन हुआ है या किसी सरकारी कर्मचारी की लापरवाही रही है, तब आयोग क्या कदम उठाता है? क्या वो सजा दे सकता है? नहीं, आयोग सीधे सजा नहीं देता, ये साफ रखना जरूरी है। सजा देना अदालतों का काम है। तो फिर आयोग करता क्या है? धारा 18 के तहत जांच पूरी होने पर अगर हनन या लापरवाही साबित होती है तो आयोग कई महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है। वो संबंधित सरकार या अथॉरिटी को सिफारिशें, रिकमेंडेशंस भेज सकता है। कैसी सिफारिशें? जैसे कि पीड़ित या उसके परिवार को मुआवजा या हर्जाना देने की सिफारिश। अच्छा, कॉम्पनसेशन। हाँ, या फिर जो दोषी पाए गए व्यक्ति या व्यक्तियों हैं उनके खिलाफ मुकदमा, प्रोसिक्यूशन चलाने या दूसरी विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश। या फिर पीड़ित या उसके परिवार को फौरन मतलब तुरंत अंतरिम राहत, इंटरिम रिलीफ देने की सिफारिश। ये सिफारिशें क्या सिर्फ सलाह होती है या इनका कुछ वजन होता है, सरकार को माननी पड़ती है? देखिए, ये कानूनी तौर पर बाध्यकारी आदेश, बाइंडिंग ऑर्डर्स नहीं होते। अच्छा। लेकिन इनका वजन बहुत होता है। सरकार या अथॉरिटी को आमतौर पर 1 महीने के अंदर आयोग को बताना पड़ता है कि उन्होंने इन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की है या करने का इरादा रखते हैं। और अगर नहीं मानते तो? अगर वो सिफारिशें नहीं मानते तो उन्हें इसका कारण बताना होता है, और अगर आयोग को लगे कि सरकार सही कदम नहीं उठा रही है तो वो खुद सुप्रीम कोर्ट या संबंधित हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर सकता है। अच्छा, कोर्ट जा सकता है आयोग? हाँ, ताकि अदालत जरूरी निर्देश या रिट जारी करें। और आखिर में आयोग अपनी जांच रिपोर्ट सरकार की प्रतिक्रिया और उस पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे के साथ प्रकाशित करता है। मतलब पब्लिक करता है? हाँ, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है।
सशस्त्र बलों यानी आर्म्ड फोर्सेस के सदस्यों से जुड़ी शिकायतों के बारे में क्या कोई खास प्रक्रिया है? ये तो एक संवेदनशील मामला होता है। हाँ बिल्कुल, इसके लिए धारा 19 में एक अलग प्रक्रिया है। क्या है वो? अगर शिकायत सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी सदस्य के खिलाफ मानवाधिकार हनन की है तो आयोग सीधे जांच करने की बजाय पहले केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगता है। अच्छा, सीधा जांच नहीं, पहले रिपोर्ट। हाँ, रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग या तो मामले पर कोई कार्रवाई न करने का फैसला लेता है या फिर केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें भेजता है। केंद्र सरकार को फिर आमतौर पर 3 महीने के अंदर बताना होता है कि उसने उन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की है। ये परोक्ष है क्योंकि ये रक्षा मामलों से जुड़ा है। ठीक है, तो ये सब जानने के बाद एक सवाल उठता है कि आयोग खुद कितना जवाबदेह है? क्या उसकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी तय की गई है? बिल्कुल, ये एक जरूरी पहलू है। धारा 20 के तहत आयोग को हर साल अपनी एक रिपोर्ट केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को देनी होती है। एनुअल रिपोर्ट? हाँ, एनुअल रिपोर्ट। और अगर कोई मामला बहुत जरूरी हो तो उस पर खास रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट भी दे सकता है। इन रिपोर्ट्स का क्या होता है? इन रिपोर्टों को सरकार, संसद या राज्य विधानसभा के सामने रखती है। अच्छा, सदन में? हाँ, और साथ में सरकार को एक ज्ञापन भी रखना होता है जिसे मेमोरेंडम ऑफ एक्शन टेकन कहते हैं। इसमें सरकार बताती है कि आयोग की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है या अगर कोई सिफारिश नहीं मानी गई है तो उसका कारण क्या है। ये पूरी प्रक्रिया आयोग को सीधे विधायिका, लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह बनाती है और उसके कामकाज में पारदर्शिता लाती है। तो कुल मिला के हमने देखा कि ये कानून मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 एक बहुत महत्वपूर्ण ढांचा खड़ा करता है। हाँ बिल्कुल। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसी संस्था बनाता है। उसकी बनावट कैसी होगी, नियुक्ति कैसे होगी, उसके काम क्या होंगे, जांच की शक्तियां क्या होंगी, ये सब तय करता है। हमने ये भी समझा कि शिकायतें कैसे निपटाई जाती हैं, क्या प्रक्रिया है और सशस्त्र बलों के लिए क्या थोड़ी अलग व्यवस्था है। बिल्कुल, ये कानून हमारे जो बुनियादी अधिकार हैं, जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा, उनकी रक्षा के लिए एक संस्थागत जरिया देता है। जाने की ताकत दी गई है। सशस्त्र बलों के लिए थोड़ी अलग प्रक्रिया और सरकार के प्रति आयोग की रिपोर्टिंग, ये सब तरीके हैं जिनसे जवाबदेही तय करने की कोशिश की गई है। ये दिखाता है कि मानवाधिकारों को कितनी गंभीरता से लिया गया है, कम से कम कानूनी स्तर पर तो जरूर। ये जानना सच में जरूरी है कि हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए ये कानूनी और संस्थागत व्यवस्थाएं मौजूद हैं। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। क्या? कि कानून और आयोग अपनी जगह है, वो जरूरी है, लेकिन क्या ये काफी है? जमीनी हकीकत पर मानवाधिकारों को पूरी तरह से लागू करने के लिए, उनका सम्मान सुनिश्चित करने के लिए और क्या करने की जरूरत है? हाँ, मतलब सिर्फ संस्थाएं बना देना ही काफी है? या फिर हम नागरिकों और सिविल सोसाइटी को भी इन अधिकारों को सच बनाने के लिए लगातार और ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत है? ये सवाल शायद इस पूरी चर्चा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल,